आप जितना जल्दी हो सकता है डिवेंची रिजॉल्व में आना शुरू कर दो। अभी बिल्कुल शुरुआत है डिवेंची रिजॉल्व की, अभी मार्केट में बिल्कुल नया है, लोग सुन रहे हैं कि डिवेंची रिजॉल्व नाम की कोई चीज है, उसमें कलर ग्रेडिंग अच्छी होती है। पर मैं आपको एक सिंपल भाषा में क्लियर कर देता हूँ कि डिवेंची रिजॉल्व में ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कलर ग्रेडिंग होती है। द आंसर इज नो। टोटल ना 7 स्टेप्स होते हैं आपकी फिल्म इंडस्ट्री में। कोई भी आप फिल्म बनती है, म्यूजिक वीडियो बनती है, कमर्शियल एड बनती है, टोटल 7 स्टेप्स से वो गुजरती है। मीडिया पेज पे सारा डेटा मैनेजमेंट होती है, तो इसमें ये पूरी विंडो है डेटा मैनेजमेंट करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी और सॉफ्टवेयर में वो सारे फीचर्स हैं जो डिवेंची रिजॉल्व अभी के टाइम पे आपको दे रहा है। उसके बाद एडिटिंग के पेज पे पूरा, जैसे आपकी प्रीमियर की पूरी टाइमलाइन है वैसे ही ये काम करती है। कुछ लोगों को फाइनल कट प्रो की मैग्नेटिक टाइमलाइन समझ नहीं आती है, बट ये प्रीमियर की तरह ही काम करती है, तो इसमें भी आपको स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद उसके बाद क्या आता है, फ्यूजन पेज। अगर किसी को वीएफएक्स करना है तो वो भी वो यहीं पे कर सकता है, कोई भी वीएफएक्स का, मोशन ग्राफिक्स का उसका काम है। और ये सारे पेजेस एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट है। कोई भी आप चेंज करोगे ना, वो 7 के 7 पेजेस के ऊपर अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर फेयर लाइट में आते हो आप, यहाँ पे अपना पूरा ऑडियो डिजाइन कर सकते हो आप, कंप्लीट ऑडियो। चाहे आप ऑडिशन आपने सुना होगा, या क्यूबेस आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा, लॉजिक सुना होगा आपने, ऑडियो के सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जितना काम उसमें कर सकते हो वो सभी काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ऑडियो लेवल का काम भी। ठीक है। फाइनल आ जाता है आपका डिलीवर केस। और लास्ट चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी बाहर के फॉरेन एडिटर्स हैं, ठीक है, या कलरिस्ट हैं, अब एक चीज की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, किसी भी एनएलए सॉफ्टवेयर से काम करते हो, नॉन लीनियर सॉफ्टवेयर से, वो प्रीमियर हो सकता है, एफसीपी हो सकता है, एविड हो सकता है, उसकी फाइल को जब आप डिवेंची रिजॉल्व में लेके आते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी कभी फाइल्स प्रॉपरली काम नहीं करती, कभी आपके इफेक्ट्स काम नहीं करते, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में जो इफेक्ट है वो डिवेंची रिजॉल्व सपोर्ट नहीं कर रहा। जब डिवेंची रिजॉल्व से किसी सॉफ्टवेयर में वापस जा रहे हो, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री धीरे धीरे करके अपने टाइम बचाने के लिए डिवेंची रिजॉल्व पे शिफ्ट हो रही है। चाहे आप एडिटर बनो, चाहे आप कलरिस्ट बनो, जब इंडस्ट्री स्विच हो जाएगी तो आपको साथ में स्विच करना पड़ेगा, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। ठीक है। और डिवेंची रिजॉल्व आने में अभी बहुत टाइम बाकी है, 2 से 3 साल बाकी है, धीरे धीरे करके रेवोल्यूशन आएगा। उससे पहले अगर आप धीरे धीरे करके चेंज कर सकते हो, करना तो देखो आपको पड़ेगा, सभी को पड़ेगा। आज कर लो, 2 साल बाद कर लो, करना तो पड़ेगा। तो आज ही धीरे धीरे शुरू कर दो ताकि आपको बार बार जाके प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपके सामने रखना था। अब डिवेंची रिजॉल्व के ऊपर धीरे धीरे आना शुरू कर दो। फाइनल जो प्रोजेक्ट होते हैं आपके, जो आपके डेडलाइंस है, उसको तो आप नहीं छेड़ोगे, डेफिनेटली बात है। अगर आपको 2 दिन 3 दिन बाद कोई प्रोजेक्ट देना है और आप वही प्रोजेक्ट डिवेंची रिजॉल्व में करोगे, जो काम 2 दिन में होने वाला है वो 5 दिन लग सकते हैं शुरुआत में। पर धीरे धीरे करके ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर इसमें कोई भी मुश्किल बात है नहीं, ये बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम प्रॉक्सी बनाना सीखेंगे। वो किस पे सीखेंगे, हम सीखेंगे डिवेंची रिजॉल्व में। तो डिवेंची रिजॉल्व में प्रॉक्सी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको ऊपर का ये टॉप सेक्शन है, ये है आपका फाइंडर लेवल, जहां पे आपकी हार्ड ड्राइव्स दिखती हैं, आप डेटा चूज कर सकते हो। और जो भी डेटा आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके मीडिया पूल में ऐड करते हो, जो भी डेटा है वो डिवेंची रिजॉल्व में ऐड हो चुका है। तो हम जो भी के ऊपर एडिटिंग करना चाहते हैं, उस पूरे डेटा की हम प्रॉक्सी करेंगे। हम एक बार देख लेते हैं इसको। जब भी आप काम करते हो ना क्लाइंट के साथ, सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कई बार क्या होता है कि क्लाइंट आपके पास 2 महीने बाद आया, ठीक है, आपको वो प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ गया, तो आपको 1.5 से 2 घंटा तो वो ढूंढने में ही लग जाता है कि कहाँ पे रखा था मैंने प्रोजेक्ट। तो कभी भी ऐसा मत करो, एक अपनी पूरी पाइपलाइन क्रिएट करो जिसके अंदर आप काम करो। जैसे हमने यहाँ पे ओसीएन नाम रखा हुआ है पहले प्रोजेक्ट का, इसका मतलब है ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव। जो भी डेटा ओरिजिनल होता है हम इसमें कॉपी कर दें। प्रॉक्सी के लिए हमने डिफरेंट फोल्डर बनाया हुआ है, जब भी हम प्रॉक्सी क्रिएट करते हैं फाइल्स की, इसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद ऑडियो, कोई भी आप प्रोजेक्ट में ऑडियो यूज करते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, साउंड इफेक्ट्स हो, वो सारे आप ऑडियो में रख सकते हो। एसेट्स में कोई भी बाहर से जैसे आप इफेक्ट्स लेके आते हो, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन लेके आते हो, ठीक है, वो रख सकते हो। अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट। और कलर में आप 2 बिन्स क्रिएट करोगे, 2 फोल्डर क्रिएट करोगे, जिसका नाम होगा टू रिजॉल्व और फ्रॉम रिजॉल्व। जब भी आप डेटा रिजॉल्व में लेके जाओगे तो टू में सेव कर लो, जब डेटा आप रेंडर करके रिजॉल्व से लेके आओगे तो फ्रॉम में सेव कर लो।
फॉर जस्ट आपका डेटा मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। आपको कैसे सेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि आपको किसी का नाम कुछ रखना है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो हम अभी पहले प्रॉक्सी क्रिएट करते हैं, जो ये ओसीएन वाला डेटा है हम डिवेंची रिजॉल्व में पहले ऐड करते हैं, उसकी एक प्रॉक्सी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना है डेटा के ऊपर, और वो डेटा का हम फोल्डर भी ड्रैग कर सकते हैं, या उसके अंदर जाके हम कमांड ए प्रेस करके, अगर कोई विंडो यूज कर रहा है तो कंट्रोल ए, मैक यूज कर रहा है तो कमांड, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा और यहाँ पे हिट चेंज करेगा, तो फाइल आपकी ऐड हो जाएंगी। उसके बाद इस फाइल की प्रॉक्सी बनाने के लिए हमको क्या करना है, सभी फाइल्स को हमने सिलेक्ट करना है। कमांड ए से भी कर सकते हो और सिंपली ड्रैग से भी कर सकते हो। फाइल में जाना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट में आपको 3 से 4 ऑप्शन दिखेंगे। अभी जो ऑप्शन काम का है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है क्लिप्स के अंदर। क्लिप्स में आपको यहाँ पे चूज करनी है मीडिया डेस्टिनेशन, कि आपको क्लिप्स को कहाँ पे सेव करना है। तो ब्राउज करके जहां पे आप लोकेशन देना चाहते हो, जैसे कि मैंने प्रॉक्सी ऑलरेडी दी हुई है, हमने क्रिएट की हुई है प्रॉक्सी, पर फॉर डेमो पर्पस हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्लिप के नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डेटा कॉपी करना या ट्रांसकोड करना। कॉपी करने का मतलब ये है कि जो भी आप डेटा आपका है वो किसी और फोल्डर में आप ऐड कर रहे हो। पहला स्टेप, हमें ये तो करना नहीं है, हमें डेटा को ट्रांसकोड करना है, यानी कि उस फाइल्स को हमने रेजोल्यूशन को छोटा करना है, ताकि हम एडिटिंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्लिप्स में आने के बाद यहाँ पे करेंगे क्लिक ट्रांसकोड, ठीक है। ट्रांसकोड में हम, हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, ट्रांसकोड ऑल डेटा, ट्रांसकोड ओनली यूज्ड मीडिया। ये आपके 2 फीचर अभी के लिए काम में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप एडिटिंग में सिर्फ उसी क्लिप्स की प्रॉक्सी बनाना चाहते हो, ये उसके लिए स्टफ्स है। बट अभी के लिए क्लिप को सिलेक्ट करना है, ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आपको वो लोकेशन चूज कर देनी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रांसकोड ऑल मीडिया, कि जितनी मैंने यहाँ पे क्लिप्स को सिलेक्ट किया है वो सारी ट्रांसकोड हो जाए। और ये टोटल कितनी क्लिप्स है, 17 क्लिप्स। हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा, वीडियो सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे प्रॉक्सी किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं और किस कोडेक में बनाना चाहते हैं वो वर्जन दे देंगे। ज्यादातर मैं रिकमेंड आपको करूंगा, या तो आप H264 यूज कर लो, या फिर हम जो रिकमेंड करते हैं वो है, जो लोग फाइनल कट प्रो यूज कर रहे हैं ना, एप्पल प्रोरेस फाइनल कट प्रो का ही एक फॉर्मेट है। तो एप्पल प्रोरेस ज्यादा अच्छे से चलता है फाइनल कट प्रो में, तो उसमें एक वर्जन आता है, आपको चूज करना है क्विक टाइम। कोडेक में आपको चूज करना है एप्पल प्रोरेस, और टाइप में आपको चूज करना है एप्पल प्रोरेस 422 प्रॉक्सी। आपको ये सारी फाइल्स नहीं चूज करनी, ये हाईएस्ट क्वालिटी है। जो प्रॉक्सी है वो एप्पल ने ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज किया हुआ है अपने सिस्टम्स के लिए, तो आपको प्रॉक्सी चूज करना है, एप्पल प्रोरेस 422 प्रॉक्सी। अब जो आपने फाइल सिलेक्ट किए हैं उसका करंट साइज आ चुका है यहाँ पे, वो कितना करंट साइज है, 29.2 GB। और जो हमारे फाइल्स ट्रांसकोड होके आएंगी वो कितना आ गया, 1.55 GB। जैसे ही आप हिट स्टार्ट करोगे आपका प्रॉक्सी का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, और आपके पास प्रॉक्सी आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। हम वो देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास यही फाइल्स जो है प्रॉक्सी में आ जाएंगी। ये मैं आपको इसकी गेट इन्फो में भी दिखा सकता हूँ, प्रॉपर्टीज में। ये देखो, एप्पल प्रोरेस 422 प्रॉक्सी हमने ऑलरेडी कन्वर्ट की हुई है टाइम बचाने के लिए। आपको समझ आया ये चीज? हाँ जी सर, समझ में आ गया, क्लियर है सर। ठीक है, हाँ जी सर, समझ आ गया। सर एक डाउट है सर, हाँ जी पूछो। मतलब जो प्रीमियर यूज करते हैं उनके लिए भी सेम कोडेक है एप्पल का? हाँ, आप एप्पल चूज कर सकते हो, या फिर दूसरा, ठीक, अगर ठीक। प्रीमियर में हमें फाइल का रेजोल्यूशन को छोटा करना है, तो यहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट में आके अगर कोई एप्पल यूज नहीं कर रहा तो यहाँ पे वो क्विक टाइम चूज करे, और यहाँ पे वो H264 चूज कर सकता है। अगर 6K फाइल जो होगी, हाँ 2K फाइल है, 6K फाइल है, 8K फाइल है, वो आपका इतना रिड्यूस कर देगा फाइल साइज को, आप इजीली अपनी एडिटिंग कर पाओगे। आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मर्जी सिस्टम यूज कर लो, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं प्रीमियर में। प्रीमियर में हमने ऑलरेडी आपके लिए एडिटिंग की हुई है, तो यहाँ पे भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने ओसीएन डेटा के साथ यहाँ पे हमने वैसी बिन्स क्रिएट की हुई हैं जैसी हमने बार फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, ओसीएन का, ऑडियो का, ये सारे स्ट्रक्चर हमने किए हुए हैं ऑलरेडी। तो प्रॉक्सी में ऑलरेडी हमने प्रॉक्सी ऐड की हुई है, ऑडियो में ऑडियो, एसेट्स में एसेट्स,
और ये हमारी फाइनल टाइमलाइन है। ठीक है, तो हम इसको एक बार म्यूट कर देते हैं। सबसे पहले ना आपको, जैसे आपका एडिट कंप्लीट हो चुका है प्रीमियर में, अगर तो कोई डिवेंची रिजॉल्व में नहीं जाना चाह रहा, मतलब वो बोल रहा है कि मुझे एडिटिंग तो कंप्लीट कर ली और मैं प्रॉक्सी भी जो ओरिजिनल डेटा कनेक्ट करना चाहता हूँ ना, वो मैं प्रीमियर में ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कलर ग्रेडिंग भी प्रीमियर में कर रहा हूँ। ठीक है, वो डिवेंची रिजॉल्व में जाना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। जो भी आपकी फाइल है ना, उसके ऊपर आपको सभी को सिलेक्ट करना है। ये फाइल सिलेक्ट हो चुकी है, जो आपकी नीचे वाली फाइल्स है सारी वीडियो फाइल्स है। यहाँ पे राइट क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको चूज करना है मीडिया ऑफलाइन। आपका सारा डेटा ऑफलाइन हो जाएगा। क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। यहाँ पे दो सेटिंग्स आएंगी, आपको पहले वाला ऑप्शन चूज करना है। इसका मतलब है मीडिया फाइल्स रिमेन ऑन डिस्क, यानी कि जो फाइल्स जैसे ही आप ओके करोगे ये फाइल्स ऑफलाइन हो जाएंगी, पर आपके डिस्क से डिलीट नहीं होंगी। आपको कभी भी ये चूज नहीं करना। जैसे ही आप ओके करोगे ये मीडिया ऑफलाइन हो चुका। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल दो शब्दों में क्लियर करता हूँ ये चीज काम कैसे करती है। मान लो प्रॉक्सी में एक फाइल का नाम है 01 और हमारा जो ओरिजिनल डेटा है उसमें भी फाइल है 01। अब जब हम रिकनेक्ट का टाइम आता है ना ओरिजिनल डेटा के साथ कनेक्ट करने का, तो दोनों फाइल्स का नाम सेम होता है। हम प्रॉक्सी वाला फोल्डर हटा के ओसीएन वाला फोल्डर अटैच कर देते हैं और सेम नाम की फाइल वो वहां से उठा लेता है। इतना ही काम होता है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। राइट क्लिक करते हैं, दोबारा से लिंक मीडिया करेंगे। उसके बाद आपको चूज करना है लोकेट। लोकेट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, लास्ट पाथ एंड पाथ। जो लास्ट पाथ है आपका वो है जिसके ऊपर आपने एडिटिंग किया लास्ट टाइम, और ये जो आपका पाथ आ रहा है नीचे की तरफ वो है न्यू पाथ। तो हम अपने ओरिजिनल डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेरे केस में ओसीएन है, और यहाँ पे आपका अभी प्रॉक्सी फोल्डर सिलेक्ट है। अगर आप नोटिस करो तो न्यू पाथ में भी। ठीक है, जैसे ही मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सर्च करके ओसीएन डेटा के साथ हमें कनेक्ट कर देगा। जैसे ही मैंने सर्च किया यहाँ पे ओसीएन आ गया। अब जैसे ही मैं ओके कर दूंगा हमारा ओरिजिनल डेटा कनेक्ट हो चुका है। ये तो उनके लिए है जो सिर्फ प्रीमियर में काम करते हैं, जो चाहते ही नहीं है कि मैं डिवेंची रिजॉल्व में जाऊं और कलर ग्रेडिंग वहां पे करूं। समझ आ गया आपको? हाँ सर, बाकी आंसर नहीं दे रहे, बाकी को समझ नहीं आ रहा क्या? सब समझ में आ गया, सब समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो आंसर दे दिया करो मुझे, जहाँ पे नहीं समझ आ रहा वहां पे भी बता दिया करो। ठीक है सर। क्लियर हुआ? हाँ। तो हम दोबारा से ना इसको एक बार के लिए प्रॉक्सी के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। हम इसको एक बार के लिए दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम डिवेंची रिजॉल्व में जाएंगे। और जैसे हमने अभी किया ओसीएन कनेक्ट है, हम प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे और प्रॉक्सी कनेक्ट हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, अब हम डिवेंची रिजॉल्व में जाने की बात करते हैं, कैसे जाना है। वहां पे आपको ओरिजिनल डेटा के साथ रीलिंक कैसे करना है और वापस कैसे आना है। डिवेंची रिजॉल्व से जाने से पहले ना आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे आपने फोल्डर्स में किया था। यहाँ पे आपने दो फोल्डर्स क्रिएट किए थे कलर में, टू रिजॉल्व और फ्रॉम रिजॉल्व। तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे नई बिन क्रिएट करनी है जिसका नाम देना है आपने कलर्ड। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अंदर दो फोल्डर क्रिएट करने हैं, टू रिजॉल्व और फ्रॉम रिजॉल्व। जो डेटा हम प्रीमियर से रिजॉल्व में लेके जाएंगे उसको टू में सेव करेंगे, जो लेके आएंगे उसको फ्रॉम में सेव करेंगे। उससे पहले जो हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन है ना जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो फाइनल हो चुकी है। इसको बोलते हैं, अगर आपके क्लाइंट ने फाइनल प्रोजेक्ट लॉक कर दिया ना, इसको बोलते हैं पिक्चर लॉक कट। पिक्चर लॉक कट जब ये अप्रूव हो जाता है ना, आपको फाइनल टाइमलाइन की ना कॉपी डुप्लीकेट रखनी है, एक बैकअप रखना है यानी कि आपको। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है कमांड सी, तो आपकी टाइमलाइन की कॉपी हो जाएगी। अभी आपको कलर में जाना है, टू रिजॉल्व में जाना है और कमांड वी करके पेस्ट कर। अब क्लिक करके इसका नाम दे दो टू रिजॉल्व, क्योंकि हम इस फाइल को लेके जा रहे हैं, और डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। हमारी जो ओरिजिनल टाइमलाइन है हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो एज अ बैकअप रहेगी हमारे पास, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तब भी वो हमारी हेल्प करेगी। अब जो हमने एक कॉपी बनाई है टू रिजॉल्व वाली, सबसे बड़ी बात, जब डिवेंची रिजॉल्व में कोई भी कलर ग्रेडिंग के लिए अपना प्रोजेक्ट लेके जाता है ना, उनको ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली बात,
सबसे पहले तो वो अपनी टाइमलाइन को ना, पूरी टाइमलाइन को, क्या होता है कि कई बार एडिटिंग आप करते हो तो बहुत सारे ट्रैक बना लेते हो, 5 to 10 ट्रैक्स आप ऊपर ऊपर बनाते जाते हो और वो एक्स्ट्रा डेटा होता है। तो पहले तो उसको आप 1 लाइन में कर लो कंप्लीट। ऐसे आपको 1 लाइन में कर लेना, जो डेटा नहीं यूज हो रहा उसको आप डिलीट कर दो, ट्रिम करके डिलीट कर दो। आप एक पूरा 1 लाइन अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करो। उसके बाद जो आपके इफेक्ट्स लगे हुए हैं या फिर आपने कोई पीएनजी टाइटल्स यूज किए हों वो सभी हटा दो आप, ये बेटर रहेगा। आपको सिर्फ वीडियो फाइल लेके जानी है, क्योंकि बाद में वहां पे जाके आपको इशू आता है तो वो इशू ना आए, इसलिए हम ये सारी चीजों को पहले ही हटा देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल यूज किया हुआ है, पीएनजी फाइल है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। कोई भी बाहर से हमने, जैसे यहाँ पे हमने एक एक बाहर से वीडियो एसेट्स यूज किया हुआ है, काफी सारी कंपनीज इसको बनाती हैं, तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे। ये सारी चीजें हम डिलीट कर देंगे और कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बैकअप है प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे हम वो सारी चीजें डिलीट कर देंगे। चाहो तो आप यहाँ पे जो आपकी ट्रांजेक्शन है उसको भी डिलीट कर सकते हो, पर नहीं डिलीट करोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवेंची रिजॉल्व में जैसे आपने कोई भी ट्रांजेक्शन लगाई है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रॉस डिजॉल्व लगाई है, तो क्रॉस डिजॉल्व हर सॉफ्टवेयर में सेम होता है। जब आप डिवेंची रिजॉल्व में फाइल लेके जाओगे ना, तो डिवेंची रिजॉल्व समझ आएगा कि ये क्रॉस डिजॉल्व है और वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। कुछ ट्रांजेक्शन आप ऐसे ही लगाते हो जो किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं होती, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीमियर में लगाई है, तो ये डिवेंची रिजॉल्व में नहीं होती, तो डिवेंची रिजॉल्व इसको क्रॉस डिजॉल्व में चेंज कर देता है। पर बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब हम वापस आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम वहां पे जाने की बिल्कुल तैयारी करेंगे अभी डिवेंची रिजॉल्व में। उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके टाइटल्स, इफेक्ट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, वो सारे आपको हटा देने हैं। अभी मेरे केस में मैं ट्रांजेक्शन नहीं हटा रहा। और जो भी क्लिप्स होती है ना नेस्टेड, जैसे आपने कोई भी दोनों क्लिप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे नेस्ट कर लिया, यानी कि एक ग्रुप बना लिया। जैसे फाइनल कट प्रो में कंपाउंड होता है क्लिप्स को, प्रीमियर में नेस्ट होता है, तो ये नेस्ट क्लिप को आपको ओपन करके चलना है। कंपाउंड क्लिप वहां पे प्रॉपरली काम नहीं करती, तो पहले इसको आपने नेस्ट से अननेस्ट कर लेना है, ओपन कर लेने हैं सारे ग्रुप्स। और अगर आपने किसी ने यहाँ पे क्रॉप इफेक्ट का यूज किया हुआ है, लाइक दैट, आप एक सेकेंड, किसी ने भी क्रॉप इफेक्ट का यूज किया हुआ है, कोई भी किसी भी तरीके के क्रॉप इफेक्ट, चाहे वो सिनेमा स्कोप लगाने के लिए हो, कुछ भी हो, आपको उसको भी डिलीट करना है। क्योंकि अगर आप बाद में चाहो कि कलर ग्रेडिंग के बाद इसको रिकवर कर पाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसको डिलीट करके फिर वापस से लेके जाना है। अभी हम क्या करते हैं, डिवेंची रिजॉल्व में जाने से पहले ना हम एक यहाँ से रेफरेंस निकाल लेते हैं अपनी फाइल का, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वहां पे जाके कोई भी चेंज ना हो हमारी क्लिप में। क्योंकि बहुत सारे कलरिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो कलर ग्रेड अपना कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि यार पिक्चर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या उसका स्केल ठीक नहीं है, या वो जूम हो चुकी है, या उसकी पोजीशन हिल चुकी है, तो हम ये पहले ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड M फॉर एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम बिल्कुल लाइटर वर्जन चूज कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल H264, और यहाँ पे हम सिंपल वर्जन चूज करते हैं, क्योंकि एज अ रेफरेंस है हमारा। तो जहाँ पे हमें सेव करना है वहां पे सेव कर देते हैं, कलर्ड में टू रिजॉल्व, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं रेफरेंस। आपको सेव करना है, एक्सपोर्ट कर देना फाइल को, कुछ ही सेकंड्स में फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतने में आपका कोई डाउट है तो वो कोई भी पूछ सकता है मेरे से, जितने में रेंडर हो रहा है। किसी का नहीं है। नहीं है सर, नहीं। ठीक, रेफरेंस रेंडर हो चुका है। अभी हम एक XML फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम चूज करेंगे फाइनल कट प्रो XML। यहाँ पे सेव कर देते हैं, फाइल हमारी सेव हो चुकी है। ये आपको एरर हमेशा दिखाएगा, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन आपने यूज की हुई है उसको XML पिक नहीं करती, तो आपको जस्ट ओके कर देना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको डिवेंची रिजॉल्व में जाना है और जो पहले वाला डेटा है हम उसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक नया बिन क्रिएट करते हैं, जैसे हमने वहां पे किया था। अब यहाँ पे हम नाम देंगे OCM, सेकेंड हम नाम देंगे ऑडियो, थर्ड हम नाम दे देंगे टाइमलाइन। OCN में हमने वो डेटा ड्रैग करना है जो हमारे ओरिजिनल कैमरा के साथ शूट हुआ है, तो हमने वो फाइल्स को सिलेक्ट करना है, ओरिजिनल डेटा को ड्रैग कर देना है, क्योंकि अब हम इस पॉइंट के ऊपर जो है
प्रॉक्सी फाइल्स को दोबारा ओरिजिनल डेटा के साथ रीलिंक करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे वो डेटा ऐड करना है जो आपका ओरिजिनल डेटा है। ऑडियो में जो आपने प्रोजेक्ट ऑडियो में यूज किया हुआ है वो आपको ड्रैग कर लेना। अभी आपको क्लिक करना है टाइमलाइन और यहाँ पे आपको जाना है टाइमलाइन इंपोर्ट XML। यहाँ पे XML आपको चूज करनी है। XML चूज करने के बाद आपके पास, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। अगर तो आप प्रॉक्सी के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, नॉर्मल डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे ही आप ये विंडो आने के बाद ओके प्रेस करोगे ना, आपका ओरिजिनल डेटा ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी टिक किया हुआ है ऑटोमेटिकली इंपोर्ट सोर्स क्लिप इनटू मीडिया पूल। क्योंकि XML के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि हमने कहाँ से फाइल को उठाया है और कहाँ पे सेव किया। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली डेटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा मीडिया पूल में और आपकी पूरी टाइमलाइन ओपन हो जाएगी। बट अगर आप प्रॉक्सी के ऊपर काम कर रहे हो तो हमें इसे बोलना पड़ेगा कि आप ऑटोमेटिकली मत पिक करो, हम आपको बताएंगे आपको कहाँ से पिक करना है। जैसे ही आप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट सोर्स क्लिप इनटू मीडिया पूल, इसको अनटिक करोगे, जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास वो बिन्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब बिन्स में हमारा डेटा कहाँ पे था, ओरिजिनल डेटा OCN में और ऑडियो में। वैसा सेम डेटा हमारा ना ही टाइमलाइन में है ना ही किसी और में। तो यहाँ पे पूरी मास्टर को भी टिक लगा रहने दे बिन्स को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वैसे सेम फाइल का नाम का डेटा किसी और बिन में नहीं है। तो यहाँ पे सभी फोल्डर्स को टिक रहने देते हैं। अगर आप चाहो तो टाइमलाइन को बंद भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोई डेटा नहीं है। हमारा मेन डेटा तो OCN और ऑडियो में है। तो यहाँ पे हम जैसे ही ओके करेंगे हमारा ओरिजिनल डेटा कनेक्ट हो चुका है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। किसी और को डाउट है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ विजय और सुधीर स्टूडियो से हैं, वही पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, मैं मनी बात कर रहा हूँ। मनी जी मनी जी। हाँ। बाकी किसी का कोई डाउट नहीं है क्या? यस और नो कर दो मुझे। एनर्जी डाउन हो गया सर शाम के वक्त ना। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारा ऐसा समझ लो दिन रोज का काम है और पैशनेट होने चाहिए इस काम के लिए। सबको जगाना पड़ेगा सर। अरे भाई कहीं बोर तो नहीं होने लग गए मेरे से? नहीं नहीं नहीं, बोल चलो इसमें भी कोई जवाब नहीं दे नो रहा। सर नो। भाई एक बार सभी जवाब दे ऐसा दो। कुछ नहीं है सर, आप हम कुछ करे ना, कुछ दिक्कत नहीं सर, बोर तो नहीं हो रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ तक हो गया आपका ठीक। प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे आपका डेटा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम मान लो कलर ग्रेडिंग आपने करनी है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक से दो सेटिंग्स बता देता हूँ आपको। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे फीचर हैं कलर ग्रेडिंग में, अगर मैं 10 दिन भी लेके बैठ जाऊँ ना तब भी खत्म नहीं होगा ये। तो मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कलर ग्रेडिंग में शायद प्रीसेट बना हुआ है हमारे पास, तो मैं इसको राइट क्लिक करके ना यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई भी आप कलर ग्रेडिंग कर लेते हो ना नोड बेस पे, कोई भी आप नोड बेस पे कलर ग्रेडिंग करते हो ना, ये नोड क्या है बेसिकली, ये लेयर्स हैं आपकी। जैसे फोटोशॉप में आप काम करते हो, कोई भी आपने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर काम किया, कुछ भी किया, ठीक है, तो वैसे ही लेयर्स हैं ये 1 2 3, उसके नाम आ गए। तो काफी लोग नोड्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स जस्ट अ लेयर्स, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नोड्स है, इसको नोड्स बोलते हैं हम। और हम कोई भी कलर ग्रेडिंग जब कर लेते हैं ना, कोई भी कलर ग्रेडिंग जब हम करते हैं उसको हम राइट क्लिक करके ना जब ग्रैब फिल करेंगे तो वो पूरी कलर ग्रेडिंग हमारी गैलरी में सेव हो जाती है। अब जब भी हमें यूज करना हो तब हम यूज कर सकते हैं। ये पावर ग्रेड होता है। स्टिल्स और पावर ग्रेड में एक डिफरेंस है, जिसको ये समझ आता होगा मैं समझा देता हूँ एक बार, जिसने ऑलरेडी यूज किया हुआ है डिवेंची रिजॉल्व। यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं, प्रोजेक्ट और डेटाबेस। डेटाबेस होता है कि आपका पूरा डेटाबेस जिसमें आपके प्रोजेक्ट सेव है। मेरे केस में यहाँ पे 3 डेटाबेस हैं 10 अक्टूबर 2022। जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, को मान लो हम एक डेटाबेस में किसी भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो हमारे पास ये जितनी भी हमने कलर ग्रेडिंग सेव की हुई है वो ऑटोमेटिकली शो होंगी हमारे पास, अगर हम पावर ग्रेड में सेव कर रहे हैं। अगर हम स्टिल में वो कोई भी डेटा सेव कर रहे हैं, वो हमारा सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में शो होगा। तो पावर ग्रेड और स्टिल में ये डिफरेंस है। जिनको जो डिवेंची रिजॉल्व रेगुलर बेस पे यूज करते हैं उनको शायद समझ आ गया होगा ये चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी सर, ये क्लियर है सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ग्रेड को अप्लाई कर लेते हैं। एक क्लिप के ऊपर हमने ग्रेड अप्लाई कर लिया, बाकी की क्लिप्स के ऊपर भी हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके दो मेथड्स हैं। या तो कमांड ए प्रेस करके सारी क्लिप्स को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके अप्लाई ग्रेड कर लो, तो आपकी सारी क्लिप्स ऑटोमेटिकली ग्रेड हो चुकी हैं। और यहाँ पे कलरफुल
एक आपको साइन आ रहा है जिसका इंडिकेशन होता है कि कलर ग्रेडिंग इस क्लिप के ऊपर हुई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी सारी क्लिप्स 20 की 20 क्लिप्स जो है हमारी ग्रेड हो चुकी है। रेफरेंस फाइल जनरेट की थी ना, उसको हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको एक बार के लिए क्लियर कर देता हूँ। कलर्ड, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस फाइल है। हमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, तो रेफरेंस फाइल कभी भी काम नहीं करेगी। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ पे हम चूज करेंगे ऐड एज ऑफलाइन रेफरेंस क्लिप। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हमारे पास एक चेकर का साइन आ जाएगा जो ये इंडिकेट करता है कि ये रेफरेंस क्लिप है। रेफरेंस क्लिप को अभी हमने अपनी जो मेन टाइमलाइन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके साथ ना हमें कनेक्ट करना है ये रेफरेंस को। तो पहले टाइमलाइन के ऊपर जाना है, जो हमारी ऑलरेडी टाइमलाइन बनी हुई है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, टाइमलाइन में जाना है, लिंक ऑफलाइन रेफरेंस मीडिया, और जो हमने रेफरेंस का नाम दिया था वो रेफरेंस फाइल का नाम आ चुका है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये लिंक हो जाएगी, पर अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपको एडिटिंग पेज के ऊपर आके इंस्पेक्टर टैब को बंद करना है, तो ये 2 विंडो ओपन हो जाएंगी। अभी आपको यहाँ ये विंडो के ऊपर क्लिक करना है और सोर्स से आपको आ जाना है ऑफलाइन में। ये आ गई आपकी रेफरेंस क्लिप और ये आ गया आपका ओरिजिनल डेटा। जैसे जैसे प्ले करोगे वो साथ साथ प्ले होगी और आप इजीली देख सकते हो कि जो मैं प्रीमियर से लेके आया हूँ उसमें कोई चेंज तो नहीं है मेरी किसी क्लिप में, सारी चीजें प्रॉपरली हैं। कोई भी साइजिंग पोजीशन, कोई भी शॉट में प्रॉब्लम ना हो, कोई भी साइजिंग में प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी यहाँ पे। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है जो मैं रिकमेंड आपको करूंगा, फोटोशॉप कौन कौन यूज करता है मुझे एक बार फटाफट कोई बता सकता है? हाँ जी सर, यूज करता हाँ हूँ। सर, हाँ सर, यूज यूज करते हो? करता ठीक है। हूँ। फोटोशॉप में आपको पता है डिफरेंस मोड क्या यूज काम करता करता है? सर मैं भी। ठीक है, फोटोशॉप में डिफरेंस मोड पता है क्या काम कर रहा है? डिफरेंट नोट्स नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता चलो सर। फटाफट से हम ना, ठीक है, डिफरेंस मोड क्या करता है, अगर आप एक क्लिप है ना, कोई भी फोटो है, कोई भी वीडियो है, अगर आप वो सेम फोटो ऊपर लगा दो तो उसको अलाइन करने में आपकी हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। जैसे ही मैं मेन टाइमलाइन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ डिफरेंस। अभी ऑलरेडी हमने कलर ग्रेड किया हुआ तो मैं इसको एक बार के लिए रीसेट कर देता हूँ। जैसे मैंने डिफरेंस किया तो ऑटोमेटिकली क्या किया, इन दोनों क्लिप को इसने ब्लेंडिंग मोड में डाल दिया और डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जैसे हमारी क्लिप अभी ब्लैक है, इसका मतलब ये दोनों क्लिप्स मैच है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती, जैसे कि कोई साइजिंग की प्रॉब्लम होती, मैं इंस्पेक्टर टैब में जाके जूम करता हूँ तो वो आपको ऐसा दिखता, तो आपको क्लियरली ये समझ आ जाता कि ये मेरी क्लिप सही नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है। तो आप उस क्लिप को सिलेक्ट करोगे डिवेंसी रिजॉल्व में, इंस्पेक्टर टैब में जाने के बाद आप उसके जूम पोजीशन को राइट करोगे और जैसे ही ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी यानी कि आपकी रेफरेंस क्लिप के साथ वो मैच कर जाएगी। क्लियर हुआ ये? सर क्लियर। क्लियर सर, ठीक है। क्लियर। हाँ अभी सर। इसको अभी इसको हम फास्ट रिव्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले 3 मिनट की वीडियो वहां पे देखें, 4 मिनट की वीडियो फिर यहाँ पे देखें। हम एल प्रेस करेंगे, डबल एल, और फटाफट से वीडियो को रिव्यू कर लेंगे। देखो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक आ रही है, इसका मतलब हमारी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो बीच में 1% यहाँ पे आई थी, वो हमारे, मैंने आपको बताया, जो आपने ट्रांजेक्शन यूज की हुई है रेफरेंस फाइल में, आपने जो ट्रांजेक्शन यूज की हुई है प्रीमियर से, वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, क्रॉस डिजॉल्व लगा दी उसने। डिवेंचर रिजॉल्व ने सारी ट्रांजेक्शन को क्रॉस डिजॉल्व में चेंज कर दिया, इसलिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको फिक्स कर लेंगे वापस जाने के बाद। तो सारी टाइमलाइन आपकी ऑलमोस्ट ब्लैक है, ऑलमोस्ट ब्लैक है, यानी कि आपका पूरा शॉट मैच हो चुका है। यहाँ पे देखो थोड़ी सी चेंज आ गया है ना। अगर मैं राइट क्लिक करके नो वाइप करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं हम, थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्लिप के ऊपर क्लिक करके। देखो ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे हमने ना टाइम रिप्लेसमेंट लगाई हुई थी। स्पीड रैम्प्स होते हैं ना जो एफसीपी में हम स्पीड रैम्प्स यूज करते हैं, स्पीड रैम्प्स जब यूज करते हो ना, डिवेंची रिजॉल्व काफी हद तक जो आप प्रीमियर में यूज कर लिया वैसा का वैसा उठा लेता है, पर कुछ 1-2 फ्रेम्स का डिफरेंस आ ही जाता है, जैसा कि यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, हल्का सा 1-2 पॉइंट का गैप आएगा,
जो आपको वहां पे जाके फिक्स करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इंडस्ट्रीज जो हैं धीरे धीरे करके DaVinci Resolve में शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि कलरिस्ट भी वहां पे आ रहे हैं, एडिटर्स भी वहां पे आ रहे हैं। तो सारी इंडस्ट्री जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी तो वो चाहते हैं कि सारा काम एक ही सॉफ्टवेयर में हो जाए, ताकि कोलेबोरेशन हर आर्टिस्ट के साथ अच्छी हो पाए। अभी हमारा ये फाइनल हो चुका है। राइट क्लिक करके नो वाइप करेंगे तो हम इजीली इसको देख पाएंगे। डिलीवर पेज में जाएंगे, प्रीमियर XML को सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पे हम लोकेशन देना चाहते हैं वहां पे दे देते हैं। अभी हम डेटा लेके आ रहे हैं तो फ्रॉम रिजॉल्व में सेव करेंगे। ओपन करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्विक टाइम, कोडेक होगा एप्पल प्रोरेस, और यहाँ पे टाइप होगी एप्पल प्रोरेस 422, जो कि बिल्कुल इनफ है। अगर आपको बिल्कुल क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि मुझे 100% वैसी की वैसी चाहिए, यूज एप्पल प्रोरेस 4444, ये वाली, ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है। नीचे ये वाली और ये वाली। तो अभी हमारे केस में 422 सिलेक्ट करते हैं, एडवांस सेटिंग्स में जाते हैं। बहुत लोगों को ना एक प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं हम। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि DaVinci Resolve में जैसे उनके कलर दिख रहे होते हैं ना, वो प्रीमियर में या FCP में जाने के बाद कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, या तो उनका कॉन्ट्रास्ट लेवल हिल जाता है, या उनका हाईलाइट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये डिफरेंस सॉल्व करने के लिए जो आपने एक्यूरेसी यहाँ पे की है, यहाँ पे कलर किया है, वैसा का वैसा आपको वहां पे दिखे, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा, ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं DaVinci Resolve में, कलर स्पेस टैग और गामा टैग। आपको यहाँ पे R प्रेस करना है, क्योंकि हम जितनी भी डिलीवरी देते हैं क्लाइंट के लिए वो Rec 79 में जाती है। अगर आप किसी नेटफ्लिक्स के लिए काम करते हो तो वहां पे गामेट्स अलग हो जाते हैं, P3 गामेट हो जाता है, एसिस गामेट हो जाता है, और काफी सारे गामेट्स आते हैं। तो अभी के लिए जितनी भी आप इंटरनेट के ऊपर, टीवीज के ऊपर, किसी भी चैनल के ऊपर डिलीवरीज देते हो, वो सभी Rec 79 के ऊपर जाती हैं। तो हम कलर स्पेस के ऊपर R प्रेस करेंगे और Rec 79 सेलेक्ट करेंगे। गामा टैग के ऊपर भी R प्रेस करेंगे, Rec 79 सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम फोर्स हाईएस्ट क्वालिटी के ऊपर ये दोनों ऑप्शंस को टिक कर देंगे ताकि हमें हाईएस्ट क्वालिटी मिल पाए। अगर हम साइज को इंक्रीज करेंगे प्रीमियर में जाके, फ्रेम हैंडल्स का मतलब ना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ये आपकी काफी हेल्प करेगा। जब ये टाइमलाइन आप प्रीमियर में लेके जाओगे ना, आप 1% भी चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? आप अगर आपको मान लो आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे ना ये क्लिप को थोड़ा सा आगे और पीछे से ओपन करना है, इंक्रीज करना है, या मुझे कोई भी चेंज करना है, तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने वो कलर ग्रेडिंग में डेटा यूज ही नहीं किया। आप सिर्फ एडिटिंग में जो डेटा यूज कर रहे हो वही लेके जा रहे हो। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड फ्रेम हैंडल्स का। अगर आप यहाँ पे मान लो 25 फ्रेम डाल देते हो, तो प्रीमियर में हर क्लिप में आप 25 फ्रेम आगे से और 25 फ्रेम पीछे से ओपन कर सकते हो। ये आपका बैकअप रहेगा कि क्लाइंट अगर मुझे बाई चांस बोल देता है तो मुझे बार बार DaVinci Resolve में जाके एक एक क्लिप को कलर ग्रेड करने की जरूरत ना हो। मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले ही बैकअप ले लेता हूँ 25 फ्रेम्स का। हमारे केस में जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो हम 60 फ्रेम एटलीस्ट लेके चलते हैं। 60 आप ऐड करते हो तो 60 आगे से होते हैं, 60 पीछे से, टोटल 120 फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं एज अ बैकअप। और आप जितने फ्रेम्स ऐड करोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ इस क्लास के लिए हम कर देंगे 0 और ऐड टू रेंडर क्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और हम करेंगे स्टार्ट रेंडर। रेंडर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रीमियर में आ सकते हो। यहाँ तक पहुंचते आपको कोई चीज में प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हो। अभी कुछ समझ ना आया हो? नो सर। नहीं सर, सभी तो क्लियर अभी तक। नो सर। नो सर। इनको किसी टाइम थोड़ा सा किसी को दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हमने 6 बजे तक का टाइम रखा था कि हम क्लास को खत्म कर देंगे। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्लियर। अभी हम प्रीमियर में वापस आ जाते हैं और हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था फ्रॉम रिजॉल्व। डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हम डेटा यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हम जाएंगे कलर में, फ्रॉम रिजॉल्व। हमारी जो कलर ग्रेडिंग हुई क्लिप्स हैं वो भी रेंडर हो चुकी हैं, उसके साथ हमें XML दी है DaVinci Resolve में। XML फाइल में क्या होता है कि आपने कौन सा डेटा कहाँ पे यूज किया, कौन सी फाइल यूज की, वो सारा डेटा यहाँ पे होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये एक बेसिक टेक्स्ट फाइल है। जो भी डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वो HTML में काम करते हैं। तो वैसा ही एक सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि मैंने ये फाइल को यूज किया, कितने सेकंड पे यूज किया, कितने फ्रेम पे यूज किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन XML में सेव होती है। और साथ में उसने क्लिप्स दे दी।
तो हमने XML को सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारी XML हो चुकी है इंपोर्ट, और जो भी फाइल डिवेंची रिजॉल्व से आएगी उसके ब्रैकेट में रिजॉल्व लिखा होगा, तो आपको क्लियरली इंडिकेट मिल जाएगा कि ये फाइल जो है या ये टाइमलाइन जो है वो डिवेंची रिजॉल्व से आई हुई है। आपको डबल क्लिक करना है, ओपन कर लेना है, और इसको अभी मैं बताता हूँ आपको फाइनल कैसे करना है प्रोजेक्ट। जो आपने सारी सेटिंग्स यूज की हुई थी वो सारी दोबारा से यहाँ पे कैसे रखनी है। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये सारी वीडियो, तो ऑडियो तो हमारे प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट में भी है यहाँ पे जो हमने किया था, तो हम उसको छोड़ देंगे। रिजॉल्व प्रोजेक्ट में से सिर्फ वीडियो को कॉपी करेंगे। फर्स्ट फ्रेम के ऊपर आने के बाद हम कंट्रोल-C करेंगे, कॉपी कर लिया, ओरिजिनल प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था। इसमें हम राइट क्लिक करके ना यहाँ पे चूज करेंगे ऐड ट्रैक। यहाँ पे हम एक ट्रैक ऐड करेंगे। कितने ट्रैक्स ऐड करने हैं, हमारी वीडियो एक ट्रैक के ऊपर है तो हम एक प्रेस करेंगे, और उसके बाद ये हमें बोल रहा है कि आपको ट्रैक कब चाहिए, आफ्टर 1 वीडियो, आफ्टर 2 वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो 1 के ऊपर, क्योंकि वीडियो 1 में मेरी प्रॉक्सीज है, तो मैं चाहता हूँ मिडल में हमारा जो है कलर ग्रेडिंग की टाइमलाइन आ जाए, उसके ऊपर जो है हमारे इफेक्ट्स आ जाए। तो हम बोलेंगे वीडियो 1 के ऊपर हमें एक ट्रैक चाहिए। जैसे ही हम ओके करेंगे ऑटोमेटिकली एक ट्रैक आ चुका है। तो जो ट्रैक में हमने कॉपी पेस्ट करना है उसके सामने वाला बटन हम ऑन कर देते हैं और कमांड V करेंगे। यहां से करना पड़ेगा, यहां से कमांड V करेंगे तो हमारी जो कलर ग्रेडिंग क्लिप्स है वो बीच में ऐड हो चुकी है। यानी कि नीचे आपकी प्रॉक्सी आ गई, ऊपर आपके फाइनल प्रोजेक्ट आ गया, और ऊपर जो आपने इफेक्ट्स लगाए होते वैसे के वैसे आ गए। आप इसको सिलेक्ट करो सभी फाइल्स को, जो आपकी कलर ग्रेडिंग वाली टाइमलाइन है, दैट वन। राइट क्लिक करना है, लेबल्स में जाना है और इसका कलर चेंज कर दो फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग। तो हम फॉरेस्ट कर देते हैं। अभी मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ ये कोई भी वीडियो। आई थिंक राइट क्लिक, नीचे आपकी क्या आ चुकी है, प्रॉक्सी, ऊपर आ चुका है आपका ग्रेडेड वर्जन, और बिल्कुल भी चेंज नहीं है, ये आपको क्लियरली सीन हो रहा है। मैं कोई भी क्लिप को बंद ऑन ऑफ कर रहा हूँ, नीचे आपका प्रॉक्सी आ गया, ऊपर आपका फाइनल वर्जन आ गया। तो इस तरीके से आप प्रीमियर वाले प्रोजेक्ट को प्रीमियर में खत्म कर सकते हो, प्रीमियर से डिवेंची रिजॉल्व में फाइल लेके जाके, और वापस भी ऐसे आ सकती है। ये क्लियर है आपको सभी को? यस सर। हाँ ये सर, सारी हाँ सेटिंग, सर, क्लियर। हाँ क्लियर। आंसर और ये सारी सेटिंग आपकी यहाँ पे Okay, sir. कवर हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, टाइटल सारी चीजें वैसी की वैसी आ चुकी हैं। जो क्रॉस डिजॉल्व आपने लगाया था वो भी आ चुका है, पर एक प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ कि क्रॉस डिजॉल्व जो यहाँ पे हमने लगाया था वो डिवेंची रिजॉल्व में दोबारा से क्रॉस डिजॉल्व में चेंज कर दिया, उसको उसने चेंज नहीं किया। तो हमें इसको कॉपी करना है कंट्रोल-C से, और यहाँ पे कंट्रोल-V से पेस्ट कर देना है। यहाँ हम इफेक्ट्स में जाके वो पर्टिकुलर इफेक्ट के नाम को सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे है VR ग्रेडियंट, तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करेंगे, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे मैनुअल काम है जो आपको ये करने पड़ेंगे खुद से, ठीक है। तो ये था पूरा आपका मेथड, कैसे लेके जाना है, वापस कैसे आना। होप आपको समझ आया होगा। सेकंड, हम अभी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फटाफट से आ जाते हैं अभी दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी हम बात करते हैं क्वालिफायर के ऊपर। क्वालिफायर में किसको ये समझ नहीं आ रहा कि ह्यू क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, ल्यूमिनेंस क्या होता है, पहले इसको फटाफट से फिक्स कर लेंगे हम। कोई मुझे बता सकता है ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस क्या है? कोई भी बता सकता है? नहीं, वो मतलब सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, और फेस पे ठीक क्लिक है, करके मास्किंग करते हैं ना, तब उतना तो पता है, ठीक है। मतलब ये बेसिक 3 पता है वैल्यू बस। का मुझे बता सकते हो? ये ह्यू का मतलब क्या होता है? सर इसमें सारे कलर्स है, जो कलर्स आप डालना चाहे ना। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिना का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा हम एक वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, ये वाली वेबसाइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। ह्यू का मतलब होता है कौन सा कलर, कोई भी आप कलर चेंज कर देते हो, ये ह्यू है। रेड के ऊपर फोकस करो, जैसे ही मैं ह्यू चेंज कर रहा हूँ, ये कलर है। ह्यू का मतलब होता है कौन सा कलर, विच कलर, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी, ठीक है। यानी कि मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करूं, अगर वो पर्टिकुलर कलर में ना हम ग्रे ऐड करते जाएं तो उसके शेड्स बन जाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप 0 करोगे तो वो ग्रे हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रे के साथ मिक्स होके बनती है सैचुरेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है ल्यूमिनेंस।
ल्यूमिनेंस का मतलब होता है ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस। अब मैं क्लियर करता हूँ एग्जांपल, जैसे आपने ह्यू चेंज कर लिया कोई भी, लेट्स से ये कलर, अब इसकी सैचुरेशन का मतलब हो गया इस कलर की इंटेंसिटी, और ल्यूमिनेंस का मतलब हो गया उस कलर की ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस। अगर उसमें ब्लैक और व्हाइट ऐड कर दे तो वो कलर के शेड बनते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो ब्लैक कलर ऐड होता है तो उसके शेड्स बनते हैं उस पर्टिकुलर कलर के। अगर हम राइट साइड जाएंगे तो व्हाइट ऐड होके उस कलर में उसके डिफरेंट शेड्स बन जाएंगे। क्लियर हुआ आपको? ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इससे ही कलर बनता है, इससे ही हम किसी भी कलर को क्वालिफाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी हम देख लेते हैं फटाफट से, हमारे पास ये क्लिप है और इसमें ना हमने ये जो कलर है, हेडफोन्स के कलर है, हमें इसको चेंज करना, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ना, ये कौन सा कलर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो? रेड कलर दिख रहा है सर। रेड के आसपास का कलर, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे इसको कि हमारा कलर, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो पहले हम टारगेट देंगे, ये आपका कलर व्हील है, ठीक है। अगर कलर व्हील को दोनों साइड से अगर ओपन कर दें तो ऐसे ही ये 1 बार बन जाएगी, ये वाली जो ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो हम इसको बोलेंगे कि हमसे पूछ रहा है कौन सा कलर, हम बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ रेड को चेंज करना है, तो यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक सारे कलर सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ना हम विड्थ को डाउन करेंगे ताकि हमें सिर्फ रेड सिलेक्ट करना हो। आप यहाँ से भी डाउन कर सकते हो, यहाँ पे साइड एरो आ रहा है इस विंडो के, यहाँ से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, या फिर विड्थ से भी रिड्यूस कर सकते हो। अब मैं इसको जैसे ही डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया, पर मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। मुझे वो देखने के लिए क्या करना होगा, हाईलाइट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसका शॉर्टकट है कमांड एच, विंडोज यूज कर रहे हो तो कंट्रोल एच, ठीक है। ये हाईलाइट मोड है किसी भी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, अगर वो स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो। अभी ये कलर कौन सा था, रेड। अभी हमें क्या करना है, इसको डाउन करना है, इसको डाउन करना है। अभी हमारे यहाँ पे कलर कौन से सिलेक्ट है, येलो, ग्रीन, ये एरिया के कलर सिलेक्ट है। अभी हमें इसका सेंटर मूव करना है रेड की साइड, रेड सिलेक्ट हो चुका है, इसको और नैरो कर देते हैं ताकि और बाहर के कलर्स ना पिक करें। क्लियर हुआ ये पहला कंसेप्ट? हाँ सर, क्लियर। अब उस पर्टिकुलर कलर में कितनी सैचुरेशन है हमें वो बताना है। यहाँ पे बिल्कुल सैचुरेशन नहीं है, यानी कि ये 0 है, यहाँ पे 100 है। अब हम बता रहे हैं कि मुझे जो चीज रिमूव करनी है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है, मुझे नहीं चाहिए ये वाला। अब इसमें कोई भी सैचुरेशन नहीं है, ये बिल्कुल सैचुरेटेड पार्ट है। मैं चाहता हूँ सिर्फ सैचुरेटेड पार्ट रहे, जो अनसैचुरेटेड एरिया, जैसे कोई यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक में कोई भी कलर नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड एरिया जो है वो हटा दो, सिर्फ हमारा सैचुरेटेड एरिया रहे, क्योंकि हम अनसैचुरेटेड एरिया से सैचुरेटेड एरिया वाल जा रहे हैं। तो हम इसको बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ हमें सैचुरेटेड एरिया दिखाओ। अगर हमें अनसैचुरेटेड एरिया करना होता तो हम क्या करते, हाई का यूज करते। तो देखो हाई का जब यूज करेंगे तो सैचुरेटेड एरिया हटेगा, ये वाला सबसे सैचुरेटेड एरिया, तो ये प्रॉपर्टी हट जाएगी। अब हम लो को सिलेक्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आता है ल्यूमिनेंस। आपको तीनों चैनल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, दूसरी भी एग्जांपल दूंगा आपको। यहाँ पे आप तीनों प्रॉपर्टी से अपने कलर को रिफाइन करते हो और अच्छे से, ठीक है, कि ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, उसका यूज कर सकते हो आप। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ल्यूमिनेंस का मतलब है ब्राइटनेस और डार्कनेस, यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे 100 है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, यानी कि लो को राइट कर रहा हूँ, तो मैं इसे बोल रहा हूँ कि जो ब्लैक एरिया उसको रिमूव कर दो, सिर्फ व्हाइट एरिया मेरे पास रहना चाहिए, ये वाला। अगर मैं ऑपोजिट कर रहा हूँ, हाई का यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास ब्लैक एरिया रहना चाहिए, बाकी आप व्हाइट वाला पार्ट रिमूव कर दो। ये देखो ऑलरेडी रिमूव कर दिया इसने। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिक से काम करती हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, उसको जानना जरूरी है। डी नॉइस का मतलब कैसे है, जैसे आप कोई भी क्लिप को प्ले करो, इसमें ना नॉइस आ रही है साइड एजेस में। जब भी आप कोई भी कलर ऐड करते हो तो वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कभी आ जाते हैं, कभी वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिफायर्स है वो अच्छे से काम नहीं करती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी नॉइस कर देना, सॉफ्ट हो जाएगा इससे। उसके बाद आपको क्लीन व्हाइट और क्लीन ब्लैक की प्रॉपर्टीज को थोड़ा थोड़ा यूज करना है, जिससे आपका क्लीन ब्लैक पोर्शन क्लीन हो जाएगा और व्हाइट पोर्शन क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्लर करना है रेडियस को, साइड एजेस जैसे हम फेदर यूज करते हैं फोटोशॉप में, वैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। और इन आउट जो है
वो है इन और आउट रेशो। अगर आपको आप चाहते हो कि ये रेड से बाहर ना जाए मेरा कोई भी कलर, तो आप इन आउट का यूज करके इसको अंदर नैरो कर सकते हो। आप अपनी उसको जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो एरिया को, उसको नैरो और ब्रॉड कर सकते हो कि मुझे उसके बाहर भी सिलेक्शन दिखानी है, तो आप इन और आउट रेशो का यूज कर सकते हो। अब ये हो गया आपका मैनुअली। आपको बार बार मैनुअली करने की जरूरत नहीं। जो चीजें मैंने मैनुअली करके दिखाई ना, वो ऑटोमेटिकली अभी डिवेंचर रिजॉल्व आपके लिए करेगा। कैसे? सबसे पहले आपको क्वालिफायर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्वालिफायर आपको स्क्रीन पे ना आपको ऑफ दिखेगा, कोई भी टूल नहीं आएगा। आपको यहाँ पे क्वालिफायर सिलेक्ट करना है ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वालिफायर दिखे। अब जो भी आप कलर सिलेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करके ना आपको ड्रैग करना है। जो काम हमने किया था वो ऑलरेडी डिवेंची रिजॉल्व ने हमारे लिए ऑटोमेटिक कर दिया। मैंने आपको बिहाइंड जाके बताया कि ये टूल कैसे काम करता है, पर आप यहाँ से भी कर सकते हो। अभी उसने क्या किया, रेड को नैरो कर दिया, सैचुरेशन इतनी है, ल्यूमिनेंस उसमें ब्राइटनेस कितनी है उसके हिसाब से उसने कलर वैल्यू सिलेक्ट कर दी। अब मान लो यहाँ पे कोई भी कलर बीच में ऐड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर रह गया, तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके जो कलर रह गया उसको प्लस कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। थोड़ा सा अपनी तरफ से रिफाइन करेंगे, ये जैसे कि मुझे लगता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो इतना अच्छे से तो काम नहीं करेगा, थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। तो सैचुरेशन यहाँ पे है नहीं, जैसे यहाँ पे ब्लैक पॉइंट है तो यहाँ पे सैचुरेशन नहीं है, तो मैं अनसैचुरेटेड पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ। जैसे ही वहां पे इफेक्ट आएगा, मतलब मेरे जो हेडफोन्स है उसके ऊपर इफेक्ट आना शुरू होगा, मैं वहां पे रोक दूंगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे मैंने रोक दिया, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, थोड़ा सा डीनॉइस को राइट करना है। देखो जैसे ही मैं डीनॉइस कर रहा हूँ, देखो फेदर आ रहा है एक हल्का सा साइड, तो आपकी एजेस को स्मूथ कर देगा ये। आपको थोड़ा सा फेदर डालना है। कुछ लोग बहुत ज्यादा फेदर कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। आपको उसके सामने ऑप्शन है, डबल क्लिक करना है, वो प्रॉपर्टी रीसेट हो जाएगी, तो थोड़ा सा ऐड करना है, समथिंग लाइक दैट। क्लीन व्हाइट और क्लीन बैक को राइट करना है, और थोड़ा सा हम ब्लर ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा इन आउट को हम राइट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब ये प्रॉपर्टी तो आपने ऐड कर दी। ये प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद आप कोई भी कलर डालोगे, कुछ भी डालोगे, कोई भी कलर करोगे। मान लो मैं ह्यू चेंज कर रहा हूँ, ह्यू का मतलब होता है कौन सा कलर, कोई भी कलर चेंज कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब कौन सा कलर, विच कलर। तो यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो कलर चेंज हो रहा है। पर नोटिस करो, जो भी कलर चेंज हो रहा है वो इस एरिया के ऊपर भी चेंज हो रहा है, और ये भी रेड है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ये भी रेड है। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आती है पावर विंडोज। ये हो गया क्वालिफायर, ये हो गया आपकी विंडोज। हम विंडोज क्रिएट कर देते हैं उस सब्जेक्ट के अराउंड कि इससे बाहर जो है वो सिलेक्शन ना जाए। जैसे कि अगर कोई आइस का काम कर रहे हो तो वहां पे आप सर्कल चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके उस विंडो के साथ उसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप 2 से 3 विंडो क्रिएट करते हो। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे लीनियर, जैसे आपने बॉक्स सिलेक्ट करना है, सर्कल सिलेक्ट करना है, पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू योर शेप, आपके सब्जेक्ट की शेप कैसी है वैसी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बेसिक पेन टूल है जो कि फोटोशॉप में हम यूज करते हैं, तो वैसा पेन टूल है, तो हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसको बोला जाता है कर्व, पर ये बेसिक पेन टूल की तरह ही काम करता है। आपको जस्ट क्लिक करना है और इसकी शेप को बंद कर देना है। अब आपका कलर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, आपकी शेप सिलेक्ट हो चुकी है। जो भी आप काम करोगे वो सिर्फ इसी के ऊपर सिलेक्शन होगी, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्वालिफायर यूज कर लिया तो इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपका कैमरा चेंज हो रहा है, करेक्टर चेंज हो रहा है ना, करेक्टर की पोजीशन चेंज हो रही है, ये देखो। पर हमारा मास्क वही है, बिल्कुल एक ही जगह के ऊपर खड़ा है। जैसे मैं यहाँ पे ह्यू चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे हम कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वो बाहर जा रहा है करेक्टर हमारा। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस करेक्टर की पोजीशन को ना ट्रैक करना पड़ता है इस विंडो के ऊपर। ट्रैक करने के लिए बेसिक ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हम आएंगे ट्रैकर के ऊपर। क्वालिफायर के बाद आता है विंडो, विंडो के बाद आता है ट्रैकर। ट्रैकर से आपको क्या करना है, जहां पे आप हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो, तो आपको पहले बैकवर्ड ट्रैक करना है या फॉरवर्ड ट्रैक करना है, आप इजीली कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं सेंटर में हूँ तो मुझे पहले बैकवर्ड ट्रैक करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बैकवर्ड ट्रैक करने का, ट्रैक रिवर्स।
जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा रिवर्स ट्रैकिंग, ट्रैक हो चुका है। अब मुझे ये बता रहा है की फ्रेम कि मैंने यहाँ तक ट्रैक कर लिया, तो मैं यहाँ पे आऊंगा थोड़ा सा पीछे और मैं आगे के लिए ट्रैक कर दूंगा। अब ये ऑटोमेटिकली शेप जो है मेरी कैमरा के साथ ट्रैक होगी। अब जब भी मैं प्ले करूंगा तो वो ट्रैक काम करेगा। ये देखो, क्लियर हुआ? clear। अब देखो ओके सर। वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ट्रैक कर लिया, अच्छा क्वालिफायर कर लिया। और जो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है, नोटिस कर रहे हो रेड रेड आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्वालिफायर में जाना है, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे शेप को ऐड कर देना है। दैट्स इट, दैट्स योर जॉब। और आपको थोड़ा सा देख लेना है केयरफुली, यहाँ पे जाके यहाँ पे देखो, जैसे आपने ऐड किया थोड़ी सी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हल्का फुल्का इसको और एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? ये देखो, अब कोई भी कलर चेंज करोगे उसके बाहर नहीं जाएगा, कोई भी कलर XYZ। तो ये आपका था क्वालिफायर, ये आपका था पावर विंडो और ये था आपका ट्रैकर। ये 3 विंडोज नेक्स्ट टू ईच अदर है, क्योंकि आपका जब आप क्वालिफायर करोगे फिर पावर विंडो यूज करोगे फिर ट्रैकर यूज करोगे। तो एक शॉट फटाफट से हम और देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये 3 प्रॉपर्टी ही यूज करनी बहुत जरूरी होती है, ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस। तो हम एक शॉट और देख लेते हैं। ये वाले शॉट में ना हम स्काई रिप्लेसमेंट करेंगे। कोई मुझे बता सकता है मैं कहाँ से शुरू करूँ? क्वालिफायर से ही शुरू करेंगे, उसको स्काई को पहले Qualifier सेलेक्ट करेंगे। जाके कैसे सेलेक्ट सिलेक्ट कर दो। करें? सर सबसे पहले क्वालिफायर क्वालिफायर का पिक वो करना है, टूल, वो टूल पिक करना है। ठीक है, और इधर ना साइड में जो लेफ्ट साइड में है उसमें क्वालिफायर पे जाके हाँ उस पर क्लिक करना है, ठीक या है, तो ह्यू सैचुरेशन से वो करना है, दो। ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें ह्यू राइट करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी सैचुरेशन राइट करने की जरूरत नहीं। ये कौन सा पार्ट है? ब्राइट। तो हम किससे कंट्रोल कर लेंगे? ल्यूमिनेंस से। 1 मिनट में देखो कैसे। अब ये क्या है? 0, ये क्या है? 100। जैसे ही मैं लो से लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ ब्राइट पार्ट सिलेक्ट करो। शिफ्ट टच करते हैं, देखो ब्राइट सिलेक्ट होना शुरू होगा, मुझे कोई भी और वैल्यू डायल करने की जरूरत ही नहीं। लेट्स से मैंने यहाँ पे डायल कर लिया, अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे येलो आ रहा है, नोटिस करो। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से प्रॉपर्टी सॉल्व करने से नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ह्यू का। जैसे ही मैं ह्यू राइट कर रहा हूँ तो मुझे इसको रिमूव करना है, येलो को, तो येलो मैंने हटा दिया, ये रिमूव हो गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मेरा इतना ही काम था। अब मैं लो सॉफ्ट यहाँ से यूज करता हूँ सॉफ्ट करने के लिए उसको, हल्का सा यहाँ से जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से डायल की है, और थोड़ा सा मैं डीनॉइस यहाँ से कर लेता हूँ। अब आपको समझ आया, हर टाइम ये ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस यूज करने की जरूरत नहीं होती। आपको देखना है प्रॉब्लम कहाँ पे है और मुझे अटैक कैसे करना है। क्लियर? क्लियर। अब आपको यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मैंने पहली शेप में क्या यूज किया था? पेन टूल। ठीक है, अब मुझे लगता है कि पेन टूल ना काम नहीं करेगा, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को मैं लगा दूंगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मैं डाउन करके एज अ ग्रेडियंट फेदर ओपन कर दूंगा। जैसे ही मैं ओपन करूंगा देखो ये हो गया। अब जो भी मैं कलर डाल रहा हूँ ऑटोमेटिकली आ चुका, बिफोर एंड आफ्टर। सर एक बार अब ये वो ग्रेडियंट फिर से डाल के दिखाना कोई। श्योर, बिल्कुल। इसको मैं बंद करता हूँ। जैसे ही मैं ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई वांट टू रीसेट दैट, वेट ऑन दैट। अब ग्रेडियंट आपके पास ऐसा आ गया। आपको पहले इसकी जगह सिलेक्ट करनी है, कर ली। इसका जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज लाइक अ फेदर। जितना ओपन करना है फेदर की तरह ओपन कर सकते हो। कभी भी आपको हार्श नहीं रखना है, उसको मर्ज रखना है। तो आप थोड़ा सा ऊपर करो और उसको एज अ ब्लेंड कर दो अपने ओरिजिनल स्टाइल के साथ। और यहाँ से आप तो हजारों की तादाद में कलर्स बना सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे कलर चेंज करते हो, जैसे फोटोशॉप में मैनिपुलेशन करते हो, जैसे कोई भी बैकग्राउंड को कट करते हो तो पहले क्या करते हो? बैकग्राउंड को कट करते हो, जो आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया वैसे ही उसके कलर्स को बनाते हो। तो फ्रंट पे भी हमें ऐसा करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे ये कर दिया मैंने, देखो शॉर्ट का कलर मूड ही चेंज हो गया पूरा 1 ही सेकेंड में। सर ये सब्जेक्ट के ऊपर भी कलर आ सकते हैं ना इसे करने से? कैसे? स्काई के पास सब, अभी स्काई को किया ग्रेडियंट, उसके सामने एक सब्जेक्ट है वो बाइक राइडर, उसका मतलब वो भी हो जाएगा ना वही कलर, सेम कलर? एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। जो हम कलर डाल रहे हैं ना ठीक वो है, पूरा फ्रेम को हो रहा है। हाँ, जो हमने अब मैं, सिलेक्ट किया है पोर्शन। हाँ हाँ, हाँ जी, अभी वो बाइक और सब्जेक्ट पर ही सेम कलर, वही कलर हो रहा है। कहाँ पे आ रहा है?
मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा है, वो ग्रेडियंट उसके ऊपर ही आ गया दिख रहा है। आपको उसके ऊपर दिख रहा है? हाँ हाँ, वही वही वही, हाँ। एक मिनट, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, उसके हाँ, ऊपर नहीं है, नोटिस करो आप। ओके ये ओके देखो, ओके ओके, मेरे स्क्रीन मैं पे ऐसे जो ही देख रहा था। ओके ओके। अगर अगर मैं हाँ इसको हाँ अभी ग्रेड इसको हटा दूं ना, अब देखना, अब इसके हाँ ऊपर होगा। ये आ गया अब उसके ऊपर, जब मैंने क्वालिफायर रीसेट हाँ किया। हाँ 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 अब हाँ नहीं है। हाँ 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 सर, हाँ सर, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, तो ये ऐसे हाँ काम सर। नहीं करेगा। आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, हल्का सा। हम्म, और आप यहाँ से टर्न्स ऑफ कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक ग्रेडिंग नहीं, आप इंस्टेंटली एक ही क्लिप से मैं 50 लोग क्रिएट कर सकता हूँ, उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पे सारी गेम ही इन चीजों की होती है, हाँ जी क्वालिफायर, सर। ट्रैकर क्लियर। आंसर एंड विंडोज। विंडोज ये ऐसे काम करती है। अब मान लो, एक एक पॉइंट मैं आपसे और कवर करना चाहता हूँ। कई बार ना ट्रैकर आपका सही से काम नहीं करता। यहाँ पे ट्रैकर मान लो फेल हो गया, कि ट्रैकर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ट्रैक कहीं और ही कर रहा है। लेट्स से हम एक विंडो क्रिएट करते हैं। मान लो मुझे इस तरह की, यहाँ पे मैंने एक विंडो क्रिएट कर ली, मुझे एक विंडो सेम और क्रिएट करनी है, तो मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा, प्लस कर्व। जैसे ही मैं प्लस करूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट की, तो वही सेम प्लस हो जाएगी यहाँ पे। अब कोई भी कलर चेंज करेंगे, अभी इसके बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्वालिफायर लगाया हुआ है यहाँ पे, इसलिए बाहर नहीं जा रहा। पर लेट्स से आपकी ये जो ट्रैक है, वो ट्रैक नहीं काम कर रहा। आपने ट्रैक किया, किसी कारणवश से वो प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, क्लिप से आ जाना है आपको फ्रेम में। जैसे ही आप फ्रेम मोड में आओगे, तो आप जैसे ही इसको चेंज करोगे, तो देखो आप मैनुअली ट्रैक कर सकते हो। लग गया ट्रैकर पॉइंट ऑटोमेटिकली। हम्म, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे, उसको मैनुअली चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली क्लिप के ऊपर की फ्रेम लग गया। जैसे ही आप जाओगे, थोड़ा सा मैनुअली चेंज करोगे, ऑटोमेटिक की फ्रेम लग गया। उस केस में आप मैनुअली रहना पड़ता है, जहाँ पे ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा। तो ये थी एक बेसिक टिप जो आपकी हेल्प करेगी ट्रैकिंग में। अभी हम ना सिंपल बात करते हैं की फ्रेम्स के ऊपर, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो है हमारा की फ्रेम्स है। की फ्रेम्स कैसे काम करता है? अब प्रीमियर में या किसी और सॉफ्टवेयर में, एडिटिंग में, की फ्रेम्स क्या होते हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है? फ्रेम टू फ्रेम की कर सकते हैं सर, फ्रेम टू फ्रेम की फ्रेम फॉर एनिमेशन, किसी भी एनिमेशन के सब्जेक्ट को लिए। ना एनिमेशन या मोशन देने के लिए होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने मनी। की फ्रेम ना बेसिकली आपकी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये है बेसिक की फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे वैल्यू को कर देता हूँ 0, और यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100। इसको प्ले करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये लगा नहीं है, आई थिंक 0। ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम लग गया, सिंपल की फ्रेम है। पहले वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 100 हो गई। तो दो तरह के की फ्रेम्स आते हैं। पहला आता है डायनेमिक, DYNAMIC, डायनेमिक। दूसरा आता है स्टैटिक। क्लियर? दो तरह के की फ्रेम्स होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, अभी मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। देखो, डायनेमिक में क्या होता है, जो चीज धीरे धीरे करके चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे ये ऑन हो रहा है, इट्स जस्ट बेसिकली लाइक अ क्रॉस रिजॉल्व, जो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। जैसे मान लो कलर ग्रेडिंग में आपको दिखाना है, जैसे रात से दिन बनाना है, दिन से रात बनानी है, तो दिस इज, ये धीरे धीरे करके होएगा। तो ये है डायनेमिक की फ्रेम्स। अगर आपको कोई इंस्टेंटली चीज चेंज करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने कोई भी की फ्रेम लगाया, अगले ही फ्रेम के ऊपर वो शुरू हो गई, दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक की फ्रेम। जैसे कि आपकी रूम की लाइट, आपको दिखाना है कि किसी ने लाइट ऑन की, और कलर ग्रेडिंग के थ्रू आपने दिखाना है कि लाइट ऑन हो गई, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक की फ्रेम। अब कलर ग्रेडिंग पेज में भी ये की फ्रेम्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नोड करेक्टर 1 है, मीनिंग करेक्टर 1 का मतलब सीरियल नोड 1, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसको, जैसे हम वीडियो में किसी भी क्लिप को की फ्रेम करते हैं, वैसे हम नोड बेस के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था दो तरह के की फ्रेम्स होते हैं। राइट क्लिक करते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, डायनेमिक आ गया और स्टैटिक आ गया। ये सारे टूल्स आपके सभी कलर ग्रेडिंग के ऊपर काम करेंगे। जैसे आपको दिन से रात बनाना है, रात से दिन बनाना है, ये सारी चीजें आप कलर ग्रेडिंग पेज से कर सकते हो, सारा कंट्रोल है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम चाहते, यहाँ पे एडिट पेज में आके हम इसको रीसेट करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ,
ये सारी प्रॉपर्टीज आप एक टाइम के ऊपर भी की फ्रेम कर सकते हो, जितने भी टूल्स हैं। या जैसे मुझे पता है मुझे कलर करेक्टर को यूज करना है, वो ये वाला पैनल है कलर करेक्टर का, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो जाए विच इज समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चूज करते हैं ऐड डायनेमिक की फ्रेम। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं बोल रहा हूँ इसको कि ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। जैसे ही मैं 0 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ से धीरे धीरे करके इमेज मेरी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। तो ये हो गया आपका डायनेमिक की फ्रेम। समझ आया आपको? यस सर, समझ आ गया। स्टैटिक कैसे काम करता है? सर एक बार इसको रिपीट करिए सर, प्रोसेस को। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, जहां से आपको शुरू करना है वहां पे आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। जैसे कि मैंने कर दिया डायनेमिक की फ्रेम ऐड, और मैंने ऑलरेडी की फ्रेम के ऊपर क्लिक किया हुआ, पोजीशन रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। तो जहां से मुझे शुरू करना है वहां से शुरू कर दिया मैंने, की फ्रेम लगा दिया, और जहां तक मुझे जाना है वहां पे कोई भी मैं कलर ग्रेडिंग से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी कलर ग्रेडिंग का कलर जो है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाए, लेट्स से थोड़ा सा कूल टोन में हो जाए फॉर एग्जाम्पल, फॉर डेमो पर्पस। तो हम जैसे ही ऑन करते हैं, ये देखो आप ऐसे सारी प्रॉपर्टीज को डायल कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे आप चाहते थे कि लाइट बिल्कुल डाउन रहे, रात रहे बिल्कुल, तो यहाँ से दिन हो जाए, तो ये सारी चीजें आप कलर ग्रेडिंग से भी कर पाओगे। दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक प्रोसेस, जो धीरे धीरे चेंज होता है। और दूसरा आता है स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, अब जैसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे आई थिंक स्टैटिक करते हैं हम, यहाँ पे हम क्लिक करके स्टैटिक चूज करते हैं, और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ जहाँ पे 0 कर देता हूँ, ये देखो एकदम से जंप आया। आपने शुरू यहाँ से किया था की फ्रेम, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, पर जैसे ही आप एंड पॉइंट तक पहुंच रहे हो वहां पे ऑटोमेटिकली एक जंप आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक की फ्रेम। तो ये था सिंपल डायनेमिक और स्टैटिक, और हमने प्रॉक्सी वर्कफ्लो, क्वालिफायर, पावर विंडो, ट्रैकर, की फ्रेम्स, इन सब टॉपिक को कवर कर लिया। अगर आपका कोई भी और डाउट है तो बता सकते हो। राजन जी बोलिए पहले। हाँ जी, एफसीपी का सर एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट क्रिएट सेटिंग और एक्सपोर्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट बनाने की सेटिंग, मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट, उसमें क्या मतलब सेटिंग रखनी है, और एक्सपोर्ट के टाइम क्या सेटिंग। अच्छा, एफसीपी की, चलो ठीक है, ये मैं कवर कर देता हूँ। और किसी का इसी में डाउट हो, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाउट हो, राजन जी का मैं क्लियर करता हूँ। अभी किसी का और डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ और डाउट हो, कुछ ऐसा स्टफ हो? हाँ सर, किसी का? वो हाँ सर, एक स्मॉल डाउट है सर। हाँ जी बोलो। वहाँ एडिट और कट है, मेरे को दिख रहा है, वो डाविंची में 2 ठीक पार्ट है, है, वो क्या डिफरेंस है दोनों में? राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन। एडिट में एडिटिंग होती है, और कट पेज में लोग बोलते हैं कटिंग होती है। द आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एडिटिंग में भी कटिंग कर सकते हो और कट पेज में भी कटिंग कर सकते हो। आंसर इज, कट पेज आपका एडिटिंग को और स्मूथ बनाने में लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब हम कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है डेटा शूट करके, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसने शूट क्या किया हुआ, हम उसको देखेंगे। ठीक है, जब तक हमें यही नहीं समझ आएगा कि क्लाइंट ने शूट क्या किया हुआ, पहले प्रोसेस में क्या होता है, क्लाइंट का डेटा देखना। तो मान लो यहाँ पे मैं कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मीडिया पूल में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे और वीडियोस ऐड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने काफी सारा डेटा ऐड कर लिया। मान लो मेरे क्लाइंट ने ये डेटा शूट किया। कटिंग पेज क्या करता है, आपकी एडिटिंग को बहुत स्मूथ बना देता है। जैसे ही आप सभी फाइल्स को सिलेक्ट करोगे, चाहे वो फोल्डर में हो, चाहे 10 ही फोल्डर हो, आपका 10 का डेटा हो, 10 दिनों का डेटा हो, आप सभी फाइल को, सभी फोल्डर्स को सिलेक्ट करोगे। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना सोर्स टेब के ऊपर, सभी फोल्डर्स में से ऑटोमेटिकली डेटा निकल के आपकी एक ही लाइन के ऊपर आ जाएगा। इंस्टेंटली आप देख सकते हो कि क्लाइंट ने देखा क्या या उसने शूट क्या किया। अंडरस्टैंड? हाँ ओके सर। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी एडिटिंग को स्मूथ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 टाइमलाइन आ रही है। अब यहाँ पे आप जितने भी शॉट रखोगे ना, ये पूरी टाइमलाइन, चाहे आप 2000 शॉट भी रख दो, ये पूरी टाइमलाइन उसे फिट करके दिखाएगी। ये नीचे वाला जो है वो जूम्ड वर्जन है, ऊपर वाली टाइमलाइन का नीचे एक जूम्ड वर्जन है। जैसे मुझे किसी भी क्लिप के ऊपर जाना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ता था, उसको पहले डाउन करना पड़ता था, जूम को डाउन करना पड़ता था। अभी मुझे डाउन करने की जरूरत ही नहीं, जस्ट मुझे फुल टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली मैं स्विच हो जाऊंगा नीचे वाली जूम टाइमलाइन के ऊपर।
और जैसे ही हमने कलर ग्रेडिंग जो भी काम किया हुआ है वो देखो सभी पेजेस के ऊपर इंस्टेंटली अपडेट हो रहा है। तो ये ऐसे ऑप्शन बहुत एडिट सारे, एडिट पे नहीं है। ये एडिट में नहीं है। जैसे आपको अभी एडिट में जाके आपको रियलाइज हो, एक और कूल फीचर बताता हूँ। अभी कोई भी प्रोजेक्ट आपके साथ, क्लाइंट आपके साथ काम करता है, वो बोलते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम साइज भी चाहिए, मुझे स्टोरी साइज भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो अब बार बार जाके सारी चीजें कस्टम करने की जरूरत नहीं है। कट पेज में आओ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है और यहाँ पे आप ड्रैग डाउन कर दो पोर्ट्रेट में। जैसे आप ड्रैग डाउन करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो है इंस्टाग्राम के लिए चेंज हो गया साइज। एडिटिंग में जाके इसको चेंज कर सकते हो, स्केल करना है स्केल कर दो, पोजीशन करना है पोजीशन कर दो, जो करना चाहते हो वो कर दो। लो, आपका ऑटोमेटिकली स्विच हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्लाइंट को अब इंस्टाग्राम तो दे दिया, वापस से आना, तो आ जाओ 4K में दोबारा से। तो यहाँ पे बहुत कूल फीचर्स हैं और जल्दी से जल्दी DaVinci Resolve में आ जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा।